2014 के पहले पूरी तरह से जो भी गवर्नमेंट्स थी वो दुनिया के दूसरे देशों पर रक्षा के मामले में निर्भर थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तभी से रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता का यह सिलसिला प्रारंभ हुआ। अब विगत कुछ वर्षों के अंदर मैं कह सकता हूं कि बड़ी तेजी से हम लोग आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और जहां कभी 2014 के आसपास केवल 600, 700, 800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, आज हम 21,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और हमारी यह कोशिश है कि यह अगला 5 वर्ष समाप्त होते होते लगभग हमारा यह रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट यह अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ को यह क्रॉस कर जाए। नए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अपने में बिल्कुल सही है और बहुत सोच समझकर यह आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आपने देखा होगा कि पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको हम ही लोगों ने संवैधानिक अधिकार दिया है। पहले की सरकारें बराबर उस वर्ग के द्वारा मांग होती रही, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। हम ही लोगों ने उनको यह अधिकार दिया है और मैं समझता हूं कि अभी यह आरक्षण की व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी। हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण हमें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है और इसलिए स्वीकार नहीं है कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्राविजन नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर तो कोई कमेंट कर ही नहीं सकता और उसकी एथेंटिसिटी पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो बहुत सोच समझ कर किया है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जितना बड़ा विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है, शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी ने इतना विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा की होगी। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में थे। अन्ना हजारे कहते रहे आंदोलन समाप्त होने के बाद कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बननी चाहिए। एक बार कहा भी इन्होंने कि नहीं बनेगी, फिर बाद में बना लिया। अन्ना हजारे ने अपनी नाराजगी भी उस समय व्यक्त की थी। कहते रहे कि यदि हमारी सरकार बन गई, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो कभी भी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। करोड़ों रुपए का एक अपना आवास बनवा लिया, शीश महल तैयार करा लिया और वहां पर एक महिला के साथ जिस प्रकार से उसका उत्पीड़न हुआ है, लात घूसे चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। और उसके बाद जिस पीएस ने इस काम को किया, उस पीएस को लेकर मैंने 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले देखा, लखनऊ में घूम रहे थे, मुझे वहां के लोगों ने बतलाया। ये चाहे कोई परिवार हो, बिना लाज हया शर्म के नहीं चल सकता। समाज भी बिना लाज हया शर्म के नहीं चल सकता और इस देश का लोकतंत्र भी बिना लोक लाज के नहीं चल सकता। इस हकीकत को समझना चाहिए। और जितना बड़ा अपराध इन लोगों ने किया है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं इस देश की अदालत के द्वारा इंसाफ होकर रहेगा। इंसाफ हो रहा है। अरे विपक्ष को कहने दीजिए, इस प्रकार के उलझुल स्टेटमेंट वो देते रहेंगे। वो कह रहे थे कि 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, 2024 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे, 2029 में भी रहेंगे। ये फैसला करने वाले वे कौन होते हैं? ये फैसला तो हम लोगों को करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक पार्टी के लिए रणनीति नहीं बनाता है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से केवल प्रभावित ही नहीं हूं, उसे आत्मसात किया है। और राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूं।
यह कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम होते हैं, नीतियां होती हैं, उनको प्रभावित कभी नहीं करता। मैंने नहीं देखा है कभी। हाँ, कभी किसी ने कोई सुझाव मांगा तो देश हित में उन्हें जो लगा कि किसी राजनीतिक पार्टी को देश हित में सुझाव दिया जाना चाहिए तो वो सुझाव देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी, यहां तक मेरी जानकारी है, कभी हस्तक्षेप नहीं किया है भाजपा के कामकाज में। अब इसका फैसला तो उनको करना होगा, इसके संबंध में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार ये सब सारी बातें हैं। और आपने देखा होगा ऐसा कोई चुनाव नहीं है जब किसी चुनाव में कहा जाता है ब्राह्मण नाराज हो गया है, किसी चुनाव में कहा जाता है जाट नाराज हो गया, किसी चुनाव में कहा जाता है क्षत्रिय नाराज हो गया। इस प्रकार के फीलर्स जनता को गुमराह करने के लिए लोग समय समय पर छोड़ते रहते हैं। कोई नाराज नहीं है, सबका समर्थन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और यह भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, हम सब कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार है। 400 पार का संकल्प है, पूरा करेंगे। जो 5 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उससे जो रुझान मिल रही है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है 400 पार का, उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। फवाद अहमद ने कहा राहुल ऑन फायर, मुझे आश्चर्य हुआ। और उसी फवाद अहमद ने यह भी कहा कि उरी और पुलवामा की जो घटना हुई थी वो पाकिस्तान की सरकार ने कराई है, और वो राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं समझता हूं देश इस चुनाव में उसका फैसला कर देगा। और राहुल को लेकर भारत की राजनीति में कोई चिंता उंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं किसी के बारे में कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन और न उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी है, कोई चिंता नहीं है। राजनीति में बहुत लोग काम करते रहते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। पीओके हमारा था, है और रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। पीओके के लोग स्वयं डिमांड करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और आज दुनिया की कंट्रीज में टॉप 5 में पहुंच गई है, जो पहले 11वें स्थान पर थी। और सारे फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स और बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि 2027 आते आते हमारे देश की इकॉनमी दुनिया की टॉप 3 में होगी। यह सब सारी चीज़ें पाकिस्तान के हमारे जितने भाई हैं वो देख रहे हैं। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, और कम से कम वो तो हमारे हैं पीओके के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वह खुद ही कहेंगे हमारा विलय भारत के अंदर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले पीओके में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे थे। हर देश को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और भारत भी अपने हितों की रक्षा करता है। इसमें कोई, मैं कहता हूं कि हमारी एलओसी है। कोई आतंकवादी आता है इधर, बड़ी वारदात करके चला जाता है, और इधर से हमारे सेना के अथवा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उसको खदेड़ते हैं। थोड़ा बाहरी यदि सीमा के उस पार चला जाएगा तो फिर हम अपनी गन एकदम सीधी कर लेंगे, क्या उसको फायर नहीं करेंगे? एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से रक्षा निर्यात में, और मैं तो कहता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे को पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस प्रकार के आतंकवादियों को यह पाकिस्तान क्यों प्रश्रय दे रहा है, और इस आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान की सरकार नहीं रोक सकती है तो हम लोगों का सहयोग प्राप्त करें।
इन आतंकवादियों को समाप्त करेंगे। देखिए, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है। तब तक इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि हम भी एक बहुत बड़े डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्टर बन जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कहना चाहता कि नंबर 1 पर तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है, सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर हम बने। और डिफेंस एक्सपोर्टर ही नहीं, बल्कि और भी जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी भारत आगे बढ़े, अब बढ़ ही रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूं, भारत को तो हम चाहते हैं विश्व की महाशक्ति बने। और विश्व की महाशक्ति यदि बनाना चाहते हैं, दुनिया किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व की कल्याण के लिए बनना चाहते हैं।